की कक्षा में हम क्लास 11th हिंदी के अभिव्यक्ति और माध्यम का आपका जो सेकंड टर्म का सिलेबस है उसके 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पर आधारित प्रश्नोत्तर आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उन्हें पढ़ने और समझने जा रहे हैं। ये टॉपिक्स हैं प्रतिवेदन, कार्यसूची और कार्यवृत्त। तो बेटा ऑफिस काम के लिए या कोई मीटिंग के लिए प्रतिवेदन कैसे होता है, कार्यसूची कैसे बनती है, कार्यवृत्त कैसे लिखा जाता है, इन सब विषयों को मैं इस वीडियो में आपको समझाने जा रही हूँ, जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बड़े ही हेल्पफुल होंगे। अगर आप इन्हें अच्छे से समझ जाएंगे तो आपके सेकंड टर्म के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आप उनका उत्तर बड़ी आसानी से दे सकेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिवेदन को समझते हैं। तो प्रतिवेदन शब्द जो है ये इंग्लिश की रिपोर्ट शब्द से लिया गया है। इंग्लिश में हम जिसे रिपोर्ट कहते हैं, रिपोर्ट तैयार करना, उसे हम हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। तो इसका संबंध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, संगठनों, संस्थानों में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं और गतिविधियों आदि के विवरण से होता है। और इसका उद्देश्य क्या है? सूचनाओं, आंकड़ों आदि को विश्लेषित करने के उपरांत विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंचना। रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं और फिर उन रिपोर्ट्स के आधार पर आंकड़े जो हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। तो अब अंतर क्या है रिपोर्ट और प्रतिवेदन में? रिपोर्ट का प्रयोग समाचार, संवाद, सूचना, रपट, विवरण, इतिवृत्त, विज्ञापन आदि के लिए किया जाता है। रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों में रिपोर्टर जो है वो रिपोर्ट भेजते हैं। और प्रतिवेदन से एक तात्पर्य क्या है? प्रतिवेदन का अर्थ है अनुभव से युक्त विस्तृत तथ्यपूर्ण जानकारी, जिसमें फैक्ट्स हों, ऐसी जो जानकारी है उसको हम प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें प्रति उपसर्ग है और विद धातु है। विद धातु का अर्थ है सम्यक जानकारी। तो प्रतिवेदन का अर्थ है यहाँ पर प्रॉपर नॉलेज, किसी चीज़ के बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी तैयार करना। आज के औद्योगिक और व्यावसायिक युग में प्रतिवेदन का विशेष महत्व है। अब यहाँ प्रतिवेदन जो है का मूल कार्य किसी नए या पुराने कार्य या विषय की पूरी जानकारी देना है। प्रतिवेदन से निष्कर्ष, सुझाव और संस्तुतियाँ दी जाती है। प्रतिवेदन किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था की स्थिति के विषय में लिखे जाते हैं। प्रतिवेदन दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक हो सकते हैं। प्रतिवेदन विभिन्न जांचक समितियों के द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विभिन्न अधिवेशनों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों में के समापन के प्रतिवेदनों के द्वारा कार्य विशेष की जानकारी दी जा सकती है। अब प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व कौन से हैं, किन किन चीज़ों का प्रतिवेदन में होना आवश्यक है, यहाँ आपको वो बताया गया है। तो ये आप इनके हेडिंग्स भी याद कर सकते हैं। पहला है प्रामाणिकता। प्रतिवेदन की प्रामाणिकता अति महत्वपूर्ण है। यह साक्ष्यों पर आधारित होती है। इसका रूप लिखित होता है। यदि मौखिक साक्ष्यों की प्रस्तुति हो तो उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। वैसे तो इसमें रिटन प्रूफ चाहिए, लेकिन अगर मौखिक बोल के भी अगर कोई चीज़ें प्रस्तुत करनी है तो उन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है। दूसरा है विशिष्ट प्रकरण पर आधारित। प्रतिवेदन सदा किसी विशिष्ट प्रकरण पर आधारित होता है। जिस प्रकरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है उसी को आधार बनाकर इसे प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वह कोई शिकायत हो या विवाद, घटना हो या दुर्घटना, नीति हो या आचरण। तो किसी स्पेशल टॉपिक को लेकर उसके ऊपर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। अगला है प्रतिवेदक की निष्पक्षता। तो प्रतिवेदक लिखने वाले को पूर्ण रूप से निष्पक्ष होना चाहिए। किसी का भी पक्ष लेना नहीं चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। उसका प्रत्येक या परोक्ष संबंध उस घटना या विवाद से नहीं होना चाहिए। अगर उसका उस घटना से या उस विवाद से संबंध होगा तो वो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। प्रतिवेदक विषय का अच्छा जानकार और भाषा का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। अगली है अवधि निर्धारण। अवधि कहते हैं समय को। समय का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो प्रतिवेदन की समय सीमा पूर्व निर्धारित होती है। उसका अवधि निर्धारण पूर्व योजना के अनुसार होता है। टाइम लिमिट उसमें देखी जाती है। अभिमत। प्रतिवेदन में लिखित निष्कर्ष या मंतव्य की संस्तुति पाना आवश्यक है।
जो भी लिखा जाए उस पर सभी लोगों को एक मत होना चाहिए। तो ये तो 5 हो गए बच्चों प्रतिवेदन के तत्व। अब प्रतिवेदन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो प्रतिवेदन अनेक प्रकार के होते हैं, पर अध्ययन की सुविधा के लिए उन्हें प्रमुख रूप से 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है औपचारिक प्रतिवेदन, दूसरा है अनौपचारिक प्रतिवेदन। अब इनकी परिभाषा समझिए। औपचारिक प्रतिवेदन किसे कहते हैं? वे प्रतिवेदन जो किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था के अधिकारी के आदेश के अनुसार तैयार किए जाते हैं, उन्हें औपचारिक प्रतिवेदन कहते हैं। इसमें निष्कर्षों के साथ साथ सुझाव दिए जाते हैं और संस्तुतियाँ भी दी जाती हैं। तो जो सरकारी और गैर सरकारी संस्था के अधिकारियों द्वारा जो ऑफिशियल प्रतिवेदन है उन्हें औपचारिक कहते हैं, और इसमें सजेशंस भी दिए जाते हैं कि जो विषय है उसके ऊपर क्या कंक्लूज़न निकला और उसके बारे में सजेशन क्या है। दूसरा है अनौपचारिक। अब अनौपचारिक प्रतिवेदन कौन से हैं? ये प्रतिवेदन किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के पास भेजे जाने वाले पत्रों के समान होते हैं। कोई अकेला व्यक्ति अपनी इच्छा से इसका लेखन कार्य करता है, वही उसका दायी होता है। ऐसे प्रतिवेदन उत्तम पुरुष में मैं और हम की शैली में लिखे जाते हैं। तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास कोई प्रतिवेदन भेजे उसे अनौपचारिक प्रतिवेदन कहा जाता है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि प्रतिवेदन तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक अच्छे प्रतिवेदन में किन किन बातों का समावेश होना चाहिए? उसकी भाषा सरल और साधारण हो, और वो किस में विभाजित हो? अनुच्छेदों, पैराग्राफ में लिखा जाए। यह उन लोगों के नाम संबोधित होना चाहिए जिनके लिए लिखा गया है। इसमें तब तक कोई सलाह नहीं देनी चाहिए जब तक कि सलाह मांगी न गई हो। प्रतिवेदन लिखते समय सभी कागज पत्रों, विवरण पत्रों और टिप्पणियों का सहारा लेना चाहिए जिनका प्रयोग प्रतिवेदन की तैयारी में किया गया है। प्रतिवेदन में मर्यादा का पूर्ण पालन होना चाहिए। मर्यादा मतलब एक शिष्ट भाषा का, सभ्य भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यह तथ्यों पर आधारित होना चाहिए तथा उसमें कोई गोपनीय बात नहीं होनी चाहिए। तथ्य मतलब फैक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए। यह पक्षपात से रहित होना चाहिए। किसी एक पक्ष को फ़ायदा पहुंचाने की इसमें मंशा नहीं रखनी चाहिए। इसमें की गई आलोचना किसी व्यक्ति विशेष को हानि पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। प्रतिवेदन संक्षिप्त होना चाहिए तथा उसमें किसी भी तथ्य को छोड़ना नहीं चाहिए। इसमें बहुअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसके बहुत से अर्थ निकल रहे हों। प्रतिवेदन के अंत में बाईं ओर स्थान का नाम, तिथि और दाहिनी तरफ हस्ताक्षर होने चाहिए। तो ये सब 12 बातें हैं जो प्रतिवेदन लिखते समय किसी भी व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए। अगला यहाँ पर प्रतिवेदन के कुछ उदाहरण हैं। आपके स्कूल में हिंदी साहित्य परिषद की एक सभा हिंदी दिवस समारोह को मनाने के लिए आयोजित की गई, उसका प्रतिवेदन लिखिए। तो ये देखिए हिंदी दिवस समारोह के संबंध में प्रतिवेदन किस तरह से लिखा गया है। बच्चों आप इसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। ये देखिए आप बाईं तरफ इसमें दिनांक है, दाईं तरफ नाम है, नीचे पद है। इसे आप लिख भी सकते हैं। इस तरह के और विषयों पर प्रतिवेदन आप लिख सकते हैं और उनका अभ्यास कर सकते हैं। ये देखिए तो किस तरह से हिंदी दिवस समारोह पर क्या क्या भाषण, कविता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, क्या क्या इसमें स्कूल में आयोजित किए जाएंगी, पिछले साल क्या किया गया, किनको सम्मानित किया जाएगा, ये एक पूरा प्रतिवेदन जो है यहाँ पर तैयार किया गया है। तो ये एक सैंपल है आपके लिए, एग्जाम्पल है कि प्रतिवेदन किस तरह से लिखा जाता है। अगला टॉपिक यहाँ पर आपके सामने आ रहा है कार्य सूची। तो सूची तो आप समझते हैं लिस्ट को बोलते हैं, कार्य मतलब काम की। तो काम की लिस्ट बनाना। अब पहले आपने प्रतिवेदन तो तैयार कर लिया कि हमें एक प्रोग्राम जो है वो हमें करना है, उस प्रोग्राम में हमें क्या क्या
आयोजित करनी है प्रतियोगिताएं, कौन कौन से प्रोग्राम हमको करने हैं। तो प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, संस्थान, सभा आदि में तरह तरह के कार्य किए जाते हैं, समस्याएं सुलझानी जाती हैं, निर्णय लिए जाते हैं और नई योजनाएं बनाई जाती हैं। इसके लिए गंभीर विचार विमर्श की आवश्यकता होती है। विभिन्न कार्यों को करने के लिए अनेक समितियां बनाई जाती हैं जो अलग अलग स्तरों पर अपनी सभाएं करती हैं। इनके सदस्य निश्चित स्थान और निश्चित समय पर मिलते हैं और विषय के प्रत्येक पक्ष पर गंभीरतापूर्वक चर्चा करते हैं। हर विषय के अच्छे बुरे पक्ष पर सोच विचार करते हैं और फिर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। प्रत्येक सभा के लिए विवरण तैयार करना आवश्यक होता है। एक सभा में जो जो कार्य किए जाते हैं उसका सूक्ष्म लेखा कार्य सूची एजेंडा के नाम से जाना जाता है। अतः कार्य सूची किसी भी सभा की कार्यवाही का लिखित क्रमबद्ध वर्णन होता है। जब भी कोई सभा आरंभ होती है तब पूर्व सचिव या संयोजक विचार योग्य विषयों का संक्षिप्त परिचय देता है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए किसी भी सभा के लिए कार्यसूची तैयार करना आवश्यक होता है। तो किसी भी मीटिंग से पहले उस मीटिंग का जो एजेंडा तैयार किया जाता है उसे कार्यसूची कहा जाता है। कामों की लिस्ट बनाना कार्यसूची कहलाता है। आप बच्चों, आपने भी अभी 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में बिजनेस ब्लास्टर का काम किया है। आपने भी ग्रुप्स बनाए, काम किया, तो आपने भी उससे पहले क्या किया? कामों की सूची तैयार की। आपस में बच्चों ने जो मीटिंग की उस मीटिंग का पहले एक एजेंडा तैयार किया जिसको आपने मीटिंग में डिस्कस किया। तो कार्यसूची की क्या क्या विशेषताएं हैं? कार्यसूची की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रत्येक कार्यसूची के आरंभ में सभा के स्वभाव का विवरण होना चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि सभा में किन की चर्चा होगी। साथ ही सभा की तिथि, स्थान, अध्यक्ष का नाम, उपस्थित अधिकृत व्यक्तियों के नाम और उनकी संख्या का उल्लेख प्रारंभ में करना होता है। कार्यसूची में केवल वास्तविक विचार विमर्श के विषयों का वर्णन होता है। कार्यसूची में संक्षिप्त परंतु स्पष्ट और सरल भाषा में लिखा जाता है। कार्यसूची निष्पक्ष भाव से लिखी जाती है और उसमें उचित तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। कार्यसूची में आवश्यकता होने पर विचारणीय विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी दी जाती है। विचारणीय विषयों को क्रमानुसार दिया जाता है। तो ये तो कार्यसूची की विशेषताएं हो गई कि कार्यसूची बनाने से क्या क्या लाभ हैं, उसमें किन किन चीज़ों को हम शामिल करते हैं। आगे है कार्यसूची का उपयोग क्या है। तो सभा का समय अनावश्यक रूप से खराब नहीं होता। अगर हमने पहले से लिस्ट बनाई हुई है तो हम उन्हीं चीज़ों को सभा में डिस्कस करेंगे, मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि हम आधी बातें तो मीटिंग में डिस्कस करना ही भूल जाएं। सदस्य केवल उन्हीं विषयों पर विचार विमर्श करते हैं जो कार्यसूची में निर्दिष्ट होते हैं। सदस्यों का विषय भटकाव नहीं होता है। तो बेकार की बातें मीटिंग में नहीं की जाती। आप मीटिंग के सदस्यों का समय भी खराब नहीं होता और कोई बात ऐसी भी नहीं रहती जो डिस्कस होने से बच जाए। सारी चीज़ें सूची के अनुसार, लिस्ट के अनुसार डिस्कस होती चली जाती हैं। कार्यसूची संबंधी वैधानिक व्यवस्थाएं। विभिन्न समितियों को सभी सभाओं की कार्यसूची अलग अलग होनी चाहिए। कार्यसूची के प्रत्येक पृष्ठ पर क्रमानुसार पृष्ठ संख्या अंकित होनी चाहिए। कार्यसूची पर अध्यक्ष के संक्षिप्त या पूर्ण हस्ताक्षर होने चाहिए। तो अगर एक दिन में 4 मीटिंग्स करनी है, 4 सभाएं करनी है, तो हर सभा के लिए अलग अलग कार्यसूची बनाई जानी चाहिए और हर कार्यसूची पर उस मीटिंग के जो अध्यक्ष हैं उनके हस्ताक्षर होने चाहिए, जिससे कि पता चल जाए कि सभा में किन किन विषयों को डिस्कस किया गया है। कार्यसूची की प्रेषण विधि। कार्यसूची पूरी हो जाने के पश्चात अध्यक्ष और सचिव का अनुमोदन लिया जाता है और समिति के सभी सदस्यों को सभा की अग्रिम तिथि, समय, स्थान आदि की सूचना के साथ कार्यसूची की एक प्रति भेज दी जाती है, ताकि सभी सदस्य सभा में भाग लेने से पहले संबंधित विषयों पर चिंतन मनन कर सकें तथा आवश्यक सामग्री तैयार कर सकें। ऐसा करने से उन्हें सभी विषयों पर सटीक और सार्थक विचार विनिमय में सहायता मिलती है। अब यहाँ कार्यसूची का बच्चों आपके लिए एक उदाहरण भी मैं लेकर आई हूँ। दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रबंध समिति की बैठक के लिए कार्यसूची। तो अगर आपको एग्जाम में कार्यसूची बनाने के लिए आती है तो आपको इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि कार्यसूची कैसे बनानी है। पहले बैठक मतलब मीटिंग, सभा की डेट लिखनी है, समय लिखना है, स्थान लिखना है, कहाँ पर वो बैठक
होगी। और उसके बाद कार्यसूची बनानी है कि सबसे पहले सदस्यों का स्वागत होगा, फिर जो पिछली बैठक में काम फिक्स किए गए थे वो पूरे हुए नहीं हुए उनके बारे में बात की जाएगी, फिर नए भवन निर्माण की योजना पर बात की जाएगी, विज्ञान अध्यापकों की नियुक्ति पर बात की जाएगी, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी और बाद में धन्यवाद सबका किया जाएगा। और हस्ताक्षर देखिए साइड में, आप राइट हैंड साइड पे हस्ताक्षर सचिव, दिल्ली पब्लिक स्कूल प्रबंध समिति। एक और उदाहरण है, विद्यालय की हिंदी साहित्य परिषद के द्वारा आयोजित किए जाने वाले अंतर विद्यालय कविता पाठ प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारी हेतु बुलाई गई बैठक की कार्य सूची। अब यहाँ हिंदी का विद्यालयों में कविता पाठ कंपटीशन हो रहा है, उसकी तैयारी देखिए किस तरह से करनी है। तो कार्यसूची बनाई गई है, बैठक जो डेट है, फिर समय है, फिर स्थान है, फिर उस बैठक में क्या क्या काम हमने डिस्कस करने हैं, मुख्य अतिथि का नाम क्या होगा, कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन कैसे किया जाएगा, समिति कैसे बनाई जाएगी और अंत में अन्य विषयों पर चर्चा और धन्यवाद ज्ञापन। और राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो इस तरह से ये 2 उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर कार्यसूची के बताए हैं, जिससे आप समझ सकें कि कार्यसूची कैसे बनाई जाती है। नेक्स्ट है कार्यवृत्त। जब किसी बैठक की कार्रवाई समाप्त हो जाती है तब संयोजक या सचिव उसके प्रारूप को लिखित रूप में तैयार करता है, इसे कार्यवृत्त कहते हैं। अब कोई मीटिंग हुई तो बेटा उस मीटिंग में किन किन चीज़ों को डिस्कस किया गया, मिनट्स ऑफ मीटिंग जिनको कहते हैं, वो सारे लिखे जाते हैं और उनको लिखना ही, उन बातों को लिखित रूप में तैयार करना कार्यवृत्त कहलाता है। तो बैठक में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं या प्रस्ताव पारित किए जाते हैं उन सब का विवरण इसमें दिया जाता है। इसमें सदस्यों के विचार विमर्श तथा लिए गए विभिन्न निर्णयों का उल्लेख भी होता है। तो हमने कार्यसूची में जो जो बातों की लिस्ट बनाई थी उन पर क्या विचार हुआ और क्या क्या फैसले हमने लिए, वो सब कार्यवृत्त में लिखे जाते हैं। कार्यवृत्त की विशेषताएं क्या हैं? यह संक्षिप्त तथा स्पष्ट और सरल भाषा में होना चाहिए। इसे निष्पक्ष भाव से लिखा जाना चाहिए। इसमें प्रस्तावों के नाम और प्रस्तावों का अनुमोदन करने वालों के नामों का विवरण होना चाहिए। अब इसकी वैधानिक व्यवस्थाएं क्या हैं? इसके वैधानिक व्यवस्थाएं मतलब इसके में लिखते समय कार्यवृत्त को ऐसी कौन से रूल्स हैं, नियम्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो इसके प्रत्येक पृष्ठ पर क्रम अनुसार पृष्ठ संख्या, पेज नंबर डला होना चाहिए। इसे बैठक होने के 30 दिन के अंदर लिखा जाना चाहिए। यह नहीं कि पिछले साल कोई मीटिंग हुई तो उसका कार्यवृत्त हम अभी लिख रहे हैं, साथ के साथ हमें यह लिखना चाहिए। प्रत्येक बैठक की कार्रवाई के कार्य विवरण के पृष्ठ पर अध्यक्ष के संक्षिप्त या पूर्ण हस्ताक्षर होने चाहिए तथा अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर के साथ तिथि भी लिखी होनी चाहिए। जितने पेज हमने लिखे हैं हर पेज पर जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके साइन होने चाहिए। यदि किसी बैठक में कोई नियुक्तियां की गई हों या अधिकार प्रदान किए गए हों तो उनके कार्य विवरण का उल्लेख किया जाना चाहिए। इसे समिति की अगली बैठक में संपुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि अगली बैठक होने की संभावना ना हो तो उसकी एक एक प्रति, एक एक कॉपी समिति के सदस्यों को भेज दी जानी चाहिए। अब कार्यवृत्त का भी एक उदाहरण देखिए आप। विद्यालय की प्रबंध समिति की बैठक संपन्न हुई और उसका ये कार्यवृत्त है। ऊपर नाम लिखा गया है सेंट लुइस कॉन्वेंट स्कूल की प्रबंध समिति की बैठक का कार्यवृत्त। पहले लिखा है पुस्तकालय कक्ष में लाइब्रेरी में, डेट लिखी है प्रबंध समिति की बैठक हुई जिसमें निम्न सदस्यों ने भाग लिया। तो यहाँ पर इन्होंने 6 सदस्यों के नाम लिखे हैं। फिर क्या क्या हुआ? बैठक आरंभ होने पे सचिव ने सभी का स्वागत किया। पिछली बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया। फिर अगले हॉस्टल वार्डन के सुझाव की स्वीकृति ली गई। फिर जो परीक्षा परिणाम है उनके बारे में, स्कूल की क्यारियों के लिए माली की नियुक्ति के बारे में, फिर अगले वर्ष विद्यालय का स्वर्ण जयंती समारोह कैसे मनाया जाएगा इस बारे में योजना तैयार की गई। और एक तरफ आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे अध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं और राइट हैंड साइड पर सचिव के, जो सेक्रेटरी हैं, उनके साइन हैं। तो इस तरह से पूरी मीटिंग का एक ये कार्यवृत्त जो है तैयार किया गया है। ऐसे ही आपके मोहल्ले की समाज सुधार की कार्यकारिणी की बैठक 26 जुलाई को संपन्न हुई। सचिव के रूप में आप इसका कार्यवृत्त लिखिए। तो ये देखिए
अब ये चौड़ा बाज़ार करनाल के मिट्ठन मोहल्ले की सुधार समिति की कार्यकारिणी की बैठक आज दिनांक लिखा है महेश कठपालिया के घर पे संपन्न हुई। अब उसमें जिन जिन लोगों ने भाग लिया उनके नाम लिखे गए हैं। फिर उनमें किन किन विषयों पर विचार किया गया ये यहाँ पर आपको बताया गया है। सड़कों के बारे में, चौकीदार के बारे में, पार्क के बारे में, आवारा कुत्तों के बारे में, तो हर समस्या के ऊपर आपस में विचार विमर्श करके जो भी निर्णय लिए गए हैं वो इस कार्यवृत्त में लिखे गए हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हमने 3 चीज़ें इस वीडियो में जो आपके क्लास 11th के सिलेबस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, प्रतिवेदन कैसे तैयार करना है, कार्यसूची कैसे बनानी है और कार्यवृत्त कैसे लिखना है, इसे पढ़ा और समझा। आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक पूरा देखिए और समझिए कि आप प्रश्नों के उत्तर कितनी आसानी से फिर लिख पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे अवश्य ही लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल सबल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि और मेरे नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी।